आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। क्या है ये? देखो, अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर कम है, अगर आप इनको आपस में टच में लगाओ तो क्या होगा कि गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट जाती है। लेकिन अगर इन दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम हो और फिर आप इनको आपस में टच कराओ तो फिर इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है दो बॉडीज़ को आपस में टच कराने पर, तब हम बोलते हैं कि दीज टू बॉडीज़ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडीज़ कब होती हैं? जब उनका टेम्परेचर सेम होता है। वेरी सिंपल। ओके, अब देखो ये ज़ीरोथ लॉ क्या बोलता है। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई एक बॉडी है ए और वो किसी दूसरी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कि ए और बी को टच कराएंगे तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब कि ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, और दूसरी बॉडी बी एक तीसरी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि बी का टेम्परेचर सी के बराबर। तो इन दैट केस ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बस दिस इज़ द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली जो चीज़ अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में बोले तो ऐसे बोल सकते थे, और वो ऑब्वियसली बहुत आसान आपको लगता कि ए का टेम्परेचर अगर बी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा। इट्स सो सिंपल, है ना। तो वही बात थर्मल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में बोली जा रही है। इफ़ ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम बोल देते हैं, आप उसको नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ अ बॉडी ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ सेकेंड बॉडी बी एंड द बॉडी बी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, then the first body A will be in thermal equilibrium with the third body C। ये है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है आपके असल काम की चीज़, फर्स्ट लॉ। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी फर्स्ट लॉ के अराउंड घूमता है, ठीक है, इसी के आसपास घूमता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? देखो, कोई सिस्टम है, सपोज दैट सिस्टम का मतलब कोई गैस है किसी कंटेनर में, आइडियल गैस। अब आपने क्या करा, इसको कुछ हीट दे दी, कुछ हीट इसको दे दी। तो ये जो हीट आप इसको देंगे ना, इसका कुछ हिस्सा ये गैस वर्क करने में इस्तेमाल कर लेगी। मतलब क्या है बताएंगे आपको, अभी आगे आ रहा है, डोंट वरी। आप जो भी हीट गैस को दे रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वर्क डन बाय द गैस उसमें चला जाएगा, गैस इस्तेमाल कर लेगी। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होगा, इसी हीट का जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो इसी गैस में स्टोर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। वो स्टोर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, मतलब कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको हम डेल्टा यू लिख रहे हैं। ये इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ी होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी हम किसी गैस को कुछ हीट देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वर्क डन बाय द गैस में चला जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है।
मतलब डेल्टा क्यू के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हिस्सा डेल्टा डब्ल्यू में और दूसरा हिस्सा डेल्टा यू में चला जाता है। तो इन दोनों का सम इस डेल्टा क्यू के बराबर होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको हम जिस तरीके से बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसा होना ज़रूरी नहीं है, मतलब क्या है वो बताएंगे, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। वैसे एक बात आप यहाँ पर ये भी समझ लो कि ये जो हमने चेंजेस की बात करी है ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस। अगर यही चेंजेस स्मॉल हों तो इसी लॉ को आप स्मॉल चेंजेस के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी किसी गैस को आप हीट देंगे उसका कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। डेल्टा क्यू का कुछ हिस्सा वर्क में चला गया, रिमेनिंग पार्ट इसमें चला गया। ठीक है, अच्छा इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो, इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है, वो आप ध्यान से समझो, इट्स वेरी सिंपल। और वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी ना तो आगे और बहुत सी चीज़ों को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सपोज दैट आपको 100 रुपया आपको दिया गया, उस 100 रुपया में से आपने क्या करा, 30 रुपया खर्चा कर दिया, तो फिर आपके पास कितना बचा रह गया? आपके पास 70 रुपया बचा रह गया। ये जो 70 बचा रह गया ये आपका जो टोटल स्टॉक था, स्टॉक ऑफ मनी, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितना इंक्रीमेंट होगा? 70 का इंक्रीमेंट होगा। वेरी सिंपल है ना, ये आपके पास स्टोरेज जो था स्टोरेज बढ़ गया। अच्छा, अगर आपको 100 रुपया दिया गया और उसमें से आपने 90 रुपीज़ खर्चा कर दिया तो बाकी का 10 का क्या होगा? वो 10 रुपया आपके पास रहेगा जो कि आपके स्टोरेज को बढ़ाएगा, जो स्टोरेज आपके पास पहले से था। अगर आपको 100 रुपया दिया जाए तो उसमें से 100 में से आप 100 खर्चा कर दो, पूरा का पूरा खर्चा कर दो आप, तो बताओ ये जो डेल्टा यू है इसका चेंज कितना होगा? मतलब जो आपके पास स्टॉक था उसमें जो चेंज है वो कितना हो जाएगा? 0। मतलब आपके पास जितना पहले था उतना ही फाइनली रहेगा। अगर 1000 रुपया पहले से आपके पास था तो आपका जो टोटल स्टॉक था, जो स्टोरेज था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको 100 मिला और आपने 100 खर्चा कर दिया, आपके स्टोरेज में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, एक बात आप ये समझो, जैसे आपको 100 रुपया दिया गया और आपने 120 रुपया खर्चा कर दिया। अब ये कैसे हो जाएगा? 100 रुपया दिया गया तो 120 कैसे खर्चा कर दोगे? इट्स वेरी सिंपल। अरे हमारे पास भी तो कुछ रहा होगा ना पहले से, हमारे पास कुछ स्टॉक था ना, स्टोरेज, कोई कंगाल तो थे नहीं, है ना, कुछ ना कुछ तो था हमारे पास पहले से। 100 रुपया था, 200, 500, 1000 था, तो हम क्या करेंगे ना, अपने ही स्टोरेज का कुछ हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे। जो 100 मिला वो भी खर्चा किया और अपने पास से 20 रुपया और खर्चा कर दिया। अच्छा, 20 रुपया अपने पास से खर्चा कर दिया, 100 इधर से आ गया, तो हमने टोटल कितना खर्चा किया? 120 खर्चा कर दिया। इसका मतलब जो हमारे पास स्टोरेज था उस स्टोरेज में क्या हो गया? कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 20 रुपीज़ की। ठीक है, 20 रुपीज़ हमारा स्टोरेज कम हो गया। तो हमने आपको क्या बोला था कि एग्जैक्टली हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा कि बोल रहा है कि आपने हीट दिया, कुछ हिस्सा इसमें गया और उसी का कुछ हिस्सा इसमें जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप हीट दे रहे हो वो इसमें जाएगा और इसका जो इंटरनल एनर्जी का स्टोरेज है वो भी वर्क में जा सकता है। बट डोंट वरी, ये सब चीज़ें आगे आपको डिटेल से समझ में आएंगी, कौन किस में जाता है। स्टेटमेंट आपको बस यही लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या लिखना है? Whenever some heat is given, according to the first law of thermodynamics, when some heat is given to a system, a part of the heat goes into the work done by the system and the remaining part gets stored in the form of internal energy of the system. ठीक है, तो ये होता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। अब देखो,
इस लॉ में ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, इस इक्वेशन में, फॉर्मूले में ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। और इस चैप्टर का मेजर पार्ट, उसमें क्या करते हैं ना, इन्हीं तीनों की कैलकुलेशन मेनली करी जाती है। ठीक है, तो आपको इनमें से हर एक पार्ट की कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। तो आगे चल कर के अभी हम बताने वाले हैं आपको कि ये वर्क डन का मतलब क्या होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि वर्क कितना होता है, डेल्टा यू कैसे आपको मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन इसकी की जाएगी। और ऑब्वियसली अगर आपको ये 2 पता है तो ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट हम तीनों को कैसे करेंगे, तो बात की बात है। पहले आप एक चीज़ ये समझो, इस इक्वेशन में जब कभी भी इन तीनों का आप वैल्यूज़ इस्तेमाल करोगे तो वो वैल्यूज़ का यूज़ प्रॉपर साइन के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए एक साइन कन्वेंशन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल। देखो, पहले हम बात करते हैं डेल्टा क्यू के बारे में। डेल्टा क्यू कब प्लस होगा, कब माइनस होगा? ये कोई सिस्टम है, गैस है कोई आइडियल। अगर आपने सिस्टम को हीट दे दी, अगर आपने सिस्टम को हीट दे दी तो डेल्टा क्यू हो जाएगा पॉजिटिव। जब सिस्टम को हीट दी जाती है तो डेल्टा क्यू होता है पॉजिटिव। और अगर आपने सिस्टम से हीट निकाल ली तो डेल्टा क्यू बनेगा नेगेटिव। वेरी सिंपल। सिस्टम को हीट दी जाएगी तो पॉजिटिव होगा डेल्टा क्यू, हीट उससे निकाली जाएगी तो डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू के साइन के बारे में देखो। अब डेल्टा डब्ल्यू में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, एक चक्कर फंस जाता है। असल में आप क्या करते हो ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो यही सेम चीज़। केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन है वो फिजिक्स से उल्टा है, उसका अपना कुछ रीज़न है। तो फिज़िक्स में जो आपको बताया जा रहा है आपको बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है। केमिस्ट्री वाली चीज़ें ला करके यहाँ पर फिज़िक्स में आपको अप्लाई नहीं करना है। तो डेल्टा डब्ल्यू के बारे में आप एक बात शॉर्ट में ये समझ लो, जब कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब कि एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम कम हो जाए, मतलब कि कंप्रेशन हो जाए, तो फिर वर्क डन होता है नेगेटिव। बस आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है। अब देखो, ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क नेगेटिव, इसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अटैच्ड हैं, जो इसके साथ चिपके हुए हैं, वो आप एक बार ध्यान से सुन लो। लेकिन उसके हिसाब से आपको कभी कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना वो अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है, थोड़ी सी गड़बड़ है इनफैक्ट उस लैंग्वेज में। बताते हैं अभी आपको क्या मतलब है। पहले आप एक बात ये समझो कि ये जो बात बोली जा रही है, इसी से रिलेटेड एक बात हम और बोलेंगे, आपको वो अपने दिमाग में सिर्फ चिपका लेना है। क्या चीज़? वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क पॉजिटिव, इसी को बोला जाता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क पॉजिटिव होने का मतलब हम बोलेंगे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और जब वर्क नेगेटिव होता है तब हम बोलते हैं बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, आप इसको बस ऐसे ही चिपका लो अपने दिमाग में, बस यूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है? देखो,
अभी हम वर्क की जब बात करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक पिस्टन लगा हुआ है, एक गैस अंदर में है और पिस्टन यूं या यूं मूव कर गया, राइट में या लेफ्ट में एक्सपेंशन हो गया या कंप्रेशन हो गया। असल में क्या होता है ना, एक तो वो सिस्टम होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं और एक होता है उसके आसपास की चीज़ें, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं। तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या आसपास में कुछ भी हो, कोई गैस हो, कुछ भी हो। अब क्या होता है, जब कुछ मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, किसी पिस्टन में मूवमेंट होता है, वॉल्यूम चेंज होगा इस गैस का, तब क्या होता है एक्चुअल में वर्क तो ये भी करता है जो सिस्टम है और वर्क वो भी करता है जो सराउंडिंग में है। वर्क असल में दोनों करते हैं। आपको तो पता है ना फिजिक्स के हिसाब से, किसी बॉडी पर अगर हम एक फोर्स लगा दें उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ये अलग बात है कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो कोई फोर्स लगाता है वो वर्क करता है। जो भी फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दो तो जब वो बॉडी डिस्प्लेस होगी ना तो आपने वर्क किया। हाँ ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो जो आपका वर्क है वो नेगेटिव होगा। तो स्ट्रिक्टली फिजिक्स के सेंस में अगर हम बात करें तो जो सिस्टम है वो भी वर्क करेगा, पिस्टन इधर चले या उधर चले, और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो भी वर्क करेगा, पिस्टन इधर चले या उधर चले। तो इन एनी केस एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, सिस्टम हमेशा वर्क करता है और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो भी वर्क करता है। वर्क दोनों करते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बस आप अपने दिमाग में चिपका लो, इसके साथ, इसको इसके साथ चिपका लो और इसको इसके साथ चिपका लो। इसलिए चिपका लो क्योंकि दुनिया में सारे लोग यही इस्तेमाल करते हैं और कन्वेंशन है। और आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना उस क्वेश्चंस में असल में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। लेकिन इस हिसाब से सोचना नहीं है क्योंकि आप तो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तो वो फिज़िक्स वाली बातें तो आपको पता है। तो वर्क तो ये भी करेगा, इन एनी केस वर्क तो करेगा, ये तो करेगा ही करेगा, वो भी करेगा ही करेगा, इन एनी केस हर एक सिचुएशन में करेगा, दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको सोचना कुछ नहीं है, बस इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आप अपने दिमाग में रखना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और आपको जो सोचना है ना किसी भी गिवन फिजिकल सिचुएशन में, फिजिक्स में जब कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाए तो असल में आपको अपने दिमाग में बस ये चीज़ रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, बस इतना दिमाग में रखो। और ये बहुत सिंपल है, फॉरगेट अबाउट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर सो मच कन्फ्यूजिंग। आप ये चीज़ें दिमाग में रखो। दिमाग में क्या रखना है? वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क नेगेटिव। ठीक है, हाँ एक बात और भी है कि ये बात जो बोली जा रही है कि वॉल्यूम के बढ़ने पर वर्क पॉजिटिव होता है, कम होने पर नेगेटिव होता है, क्यों बोल रहे हैं अभी आगे चल करके देखना, अभी समझ में आएगा। जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका उल्टा बोला जाता है ना। तो केमिस्ट्री की बात हम यहाँ पर कर नहीं रहे, केमिस्ट्री की चीज़ आप केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर लेना। ओके, सो हमने बताया आपको वर्क के बारे में, साइन कन्वेंशन। अब ज़रा डेल्टा यू के बारे में देख लो। इट्स वेरी सिंपल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की होती है NCV इंटू टी। CV इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और उस केस में हम बोलते हैं कि डेल्टा यू है पॉजिटिव। डेल्टा यू क्या है? पॉजिटिव। और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और उस केस में हम बोलेंगे कि डेल्टा यू है नेगेटिव। वेरी सिंपल है ना। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। इसके बढ़ने का मतलब ये बढ़ेगा, इसके कम होने का मतलब ये कम होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, ये दिमाग में आप रखना। डेल्टा यू प्लस का मतलब यू बढ़ गया, डेल्टा यू माइनस का मतलब
यू कम हो गया। सो ये है साइन कन्वेंशन जो कि आपको यूज़ करना है। इसका ख़ास ख्याल आप रखेंगे इस साइन कन्वेंशन का जब कभी भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली एक मेजर पार्ट ऐसा है जिसमें हम इन 3 क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो अब हम इनमें से एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम इस वर्क को लेने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ए गैस। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम हमेशा हमारे लिए यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के केस में सिस्टम का हमारा मतलब रहेगा एक आइडियल गैस। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ए गैस। वर्क जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी है, अब उस पर आपने एक फोर्स लगा दिया और ये बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो गई। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब इस फोर्स ने बॉडी पर, ध्यान से सुनना बात को, इस फोर्स ने वर्क किया। किस पर किया? बॉडी पर। कितना किया? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है ना। इतना ये वर्क की डेफिनेशन होती है अगर फोर्स कांस्टेंट है। अदरवाइज वेरिएबल के केस में वो एफ डॉट डी एस का फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन से वर्क निकलता है। तो जो फोर्स लगाएगा, जैसे हम फोर्स अगर लगाएं तो असल में हम वर्क करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने वर्क किया, हमारे फोर्स ने वर्क किया, या कह लो कि हमने वर्क किया, एक ही बात है अगर हम फोर्स लगाते हैं। अच्छा, वर्क तो किया, हमने किया, हमारे फोर्स ने किया, दैट्स ओके। किस पर किया? किस पर वर्क किया? बॉडी पर, जिस पर फोर्स लगाया गया है उस पर वर्क हुआ, है ना। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता ds तो हम यहाँ पर एफ डॉट डी एस कर देते, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो यही एफ डी एस भी हो जाता, ये तो आपको पता होगा, है ना। ओके, सो अब देखो क्या है। जैसे मान लो कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन व्यू हमने बनाया। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा है, ये एक पिस्टन लगा इसमें। इस पिस्टन का एरिया है A और इसमें भरी है एक गैस इसमें भरी है। अब गैस है तो कुछ प्रेशर भी होगा उसमें, तो चलो प्रेशर है उस गैस का P। अब अगर गैस में प्रेशर है तो वो क्या करेगी? वो करेगी क्या? पिस्टन पे फोर्स लगाएगी। अपने प्रेशर की वजह से ये गैस पिस्टन पर फोर्स लगाएगी। अच्छा, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, इतना फोर्स लगेगा, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। ठीक है, अब देखो फोर्स लग रहा तो पिस्टन राइट में क्यों नहीं चल रहा है? बहुत सी बातें हो सकती हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन हो इसलिए रुका हुआ हो, या हम पकड़ के बैठे हुए हो पिस्टन को, या बाहर में एटमॉस्फेयर हो वो रोक करके रखा हुआ हो। किस वजह से रुका उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि गैस है और गैस फोर्स लगा रही है अपने प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, पिस्टन को राइट में पुल करते हैं, राइट में कह लो पुश करते हैं, या चलने देते हैं, या छोड़ देते हैं, वो अपने आप चल गया। इन एनी केस उससे मतलब नहीं है वो किस वजह से चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि पिस्टन थोड़ा सा राइट में मान लो डिस्प्लेस हुआ। क्यों डिस्प्लेस करना चाहते हैं हम? हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ए गैस। वर्क होता तब है जब कहीं पर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो असल में हम यहाँ पर गैस का वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं ताकि कहीं से कोई दीवार हो, कोई पिस्टन हो जो हिले। जब वो हिलेगा तभी वर्क होगा। आपको तो पता है एफ डॉट एस, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तो वर्क नहीं होता है। तो हमने क्या करा, पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया ताकि कुछ वर्क हो सके बाय द गैस। पिस्टन को हमने डिस्प्लेस कराया ज़रा सा, कितना? dx, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट से हमने dx डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको डिस्प्लेस करा दिया। अब आप बोलेंगे छोटा डिस्प्लेसमेंट से काहे को आप डिस्प्लेस करा रहे हैं, बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया?
अभी लेंगे, आगे चल करके लेंगे, क्यों ले रहे हैं छोटा अभी आपको बताते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का राइट में है और गैस ने इस पर फोर्स F लगा रखा है, तो पिस्टन पे फोर्स लग रहा है और पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है। सो ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट dx फोर्स F कुछ वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा? हाँ, तो इस डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, ये फोर्स किसने लगाया? गैस ने। तो अगर वर्क ये फोर्स कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि गैस है जो वर्क कर रही है ना। तो एक ही बात है, आप बोलो फोर्स ने वर्क किया या गैस ने वर्क किया, एक ही बात है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx, ये हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, हो जाएगा F इंटू dx। और F क्या चीज़ है? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। F क्या चीज़ है? F है प्रेशर इंटू एरिया, तो F को हमने P इंटू ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये A dx देखो क्या चीज़ है। देखो पिस्टन का एरिया है A, पिस्टन का एरिया है A और पिस्टन डिस्प्लेस हुआ dx से, तो गैस जो है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। कितनी अमाउंट से बढ़ गया? इतनी अमाउंट से गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये जो अमाउंट है ये कितनी है? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये हो जाएगा पिस्टन का एरिया A इंटू द डिस्प्लेसमेंट dx। तो A इंटू dx ये है गैस के वॉल्यूम का चेंज dV, तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू dV। तो एलिमेंटल वर्क डन ये हो गया P dV। So this is the work done by the gas, by the force applied by the gas on the piston। फोर्स लगाया गैस ने, तो वर्क अगर फोर्स ने किया इसका मतलब वर्क गैस ने किया, और ये फोर्स लगा किस पर? पिस्टन पर। इसका मतलब गैस ने जो वर्क किया है तो किस पर किया है? पिस्टन पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो जो हम बताए थे ना, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। वो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है और बड़ी कुछ उतना ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है एक्चुअल में। फिजिक्स के हिसाब से बोला जाए तो गैस ने वर्क किया है और वो पिस्टन पर किया है, ठीक है। अब उसका कुछ असर पड़ता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है अभी, ओके। वैसे एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा या पढ़ोगे जब, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो केमिस्ट्री में ना ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना उनको भी देखा जाता है। फिज़िक्स सिर्फ यहाँ पर अंदर में होती है। मतलब ये कि फिज़िक्स सिर्फ इस सिस्टम की बात करेगी, बाहर में कौन क्या है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द वर्क डन बाय द गैस। जब गैस के वॉल्यूम में एक छोटा सा चेंज हुआ dV, एलिमेंटल चेंज इन वॉल्यूम है dV, सो इन दैट एलिमेंटल चेंज इन वॉल्यूम dV द वर्क डन बाय द गैस इज dW। दिस dW इज P इंटू dV। ये गैस का वर्क होता है, यूनिवर्सल फार्मूला है, कहीं भी आपको किसी भी प्रोसेस में अप्लाई करना है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अभी जो आपको बोले थे हम कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों लिया, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। देखो अगर हम पिस्टन को ज़्यादा डिस्प्लेस करा देते तो गैस ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती, उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो सकता है, चेंज होने के चांसेस, हमेशा होना ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ोगे आगे अभी सब आ रहा है डिटेल से। तो इन जनरल चेंज हो जाता है, एक केस ऐसा होता है जिसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर क्या करते हैं ना, हम पिस्टन को ज़्यादा डिस्प्लेस करा देते तो प्रेशर चेंज हो जाता, तो फोर्स बदल जाता, फोर्स वेरिएबल हो जाता। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता तो फिर आप बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया था ना F डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो एक बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इस तरीके से वर्क नहीं लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है ना। जब फोर्स वेरिएबल होता तो ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यही प्रॉब्लम असल में थी कि बड़े एक्सपेंशन के लिए, बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए, पिस्टन का ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, उस केस में प्रेशर बदलने से फोर्स बदलने के चांसेस थे,
फोर्स वेरिएबल होता तो हम ये जो लिखे थे एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डेल्टा एक्स नहीं लिख सकते थे। इस वजह से हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट जीरो चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। तो उस केस में क्या होगा ना, प्रेशर में चेंज नहीं होगा, प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और प्रेशर कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, इसलिए हम एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एन एलिमेंटल चेंज इन वॉल्यूम dV, जब भी गैस में होगा तो गैस जो वर्क करेगी वो गैस का वर्क डन कितना हो जाएगा, P dV। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बड़ा चेंज हो जाए, पिस्टन ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाए, वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट चेंज हो, डेल्टा V V1 से V2, तब उस केस में आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, dW 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 सब उठा करके ऐड कर दो, मतलब कि dW को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। तो एक एलिमेंटल चेंज के लिए आपका वर्क क्या होता है, आपके सामने लिखा है। अब देखो, अगर बड़ा चेंज होगा तो आप वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर ए लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, लार्ज चेंज का मतलब सिग्निफिकेंट चेंज हो। ठीक है। तो इस केस में वर्क डन हो जाएगा dW का इंटीग्रेशन, P dV का इंटीग्रेशन। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको लिमिट्स रखना होगी V1 से लेकर V2 तक। V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम। कोई गैस है, कोई सिस्टम है, उसमें कुछ चेंजेस आए, कैसे भी चेंजेस हों, उसका वॉल्यूम बदल करके V1 से V2 हो गया। सो इनिशियल वॉल्यूम इज़ V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज़ V2। तो अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है इसको, तो वॉल्यूम के लिमिट्स आप यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि dV को हम कन्वर्ट कर सकते हैं dt में, तब हम टेम्परेचर की लिमिट्स रखेंगे, या dP में, तब हम प्रेशर की लिमिट्स रखेंगे। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप वॉल्यूम के टर्म्स में बदलो। अगर यहाँ पर dV रहता है तब तो इसको आप वॉल्यूम के टर्म्स में बदलो, या फिर अगर बाहर निकल सकता है तो बाहर निकालो। लेकिन आपको तो पता होगा कि बाहर ये सिर्फ तभी निकलेगा जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब ये कब किस केस में क्या होगा, डोंट वरी, आप सिर्फ इतना भी समझ लो कि वर्क डन का ये जनरल फार्मूला है, P dV का इंटीग्रेशन, P dV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। किसी भी प्रोसेस में आपको वर्क कैलकुलेट करना, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल फार्मूला है, हर जगह एप्लीकेबल है। कुछ स्पेशल केसेस में हम इस फार्मूले का, इस जनरल फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको हम वर्क कैलकुलेट करके अब दिखाएंगे कुछ स्पेशल केसेस में। तो इसी फार्मूले को अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं इन सम अदर फॉर्म्स फॉर सम स्पेशल केसेस, फॉर सम स्पेशल प्रोसेसेस। प्रोसेस इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में आप प्रोसेस बहुत सुनेंगे। सो एक शॉर्ट में आपको एक बात बता देते हैं, प्रोसेस क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय ए प्रोसेस, बाय ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वेरी सिंपल, प्रोसेस क्या होता है, पता है प्रोसेस क्या होता है? किसी भी गैस में कोई भी चेंज, किसी भी गैस में कोई भी चेंज कर दो आप, किसी भी टाइप का, उसका प्रेशर बदल दो, उसका वॉल्यूम बदल दो, उसका टेम्परेचर बदल दो, कुछ भी बदल दो, जो आपको करना है, बस कुछ ना कुछ चेंज कर दो आप किसी भी तरीके से। तो किसी भी टाइप का कोई भी चेंज, वो एक प्रोसेस होता है, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है। वेरी सिंपल है ना। तो किसी भी गैस में जब कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है। अब जनरल फार्मूला आप देख चुके हो, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की। आपने स्पेशल प्रोसेसेस के नाम सुन रखे होंगे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी। सो लेट अस सी सम स्पेशल केसेस, वर्क डन। सबसे सिंपल, वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आपको ये तो पता है ना आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब कि वॉल्यूम का चेंज होता है ज़ीरो। वॉल्यूम का चेंज कितना होता है? ज़ीरो।
तो देखो ये पिस्टन लगा, ये कंटेनर है, ये गैस भरी है और गैस का वॉल्यूम चेंज होना नहीं है। तो गैस में प्रेशर है, गैस फोर्स लगाएगी पिस्टन पर भी, इस दीवार पर भी, इस दीवार पर भी, इस दीवार पर, सब तरफ फोर्स लगाएगी वो। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो ना पाए तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन कितना हो जाता है, 0, है ना। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क तो होता नहीं है। तो जब आप वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहते हो, गैस का वॉल्यूम आप चेंज नहीं करोगे, तो ना तो ये दीवार अपनी जगह से हिलेगी, ना ये दीवार हिलेगी, ना ये दीवार हिलेगी, ना ये पिस्टन अपनी जगह से हिलेगा। तो सब जगह पर गैस जो है वो फोर्स तो लगा रही है, लेकिन उस फोर्स को वर्क करने का मौका कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोई भी दीवार, कोई भी सरफेस, बाउंड्री अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। वेरी सिंपल। तो गैस ने फोर्स लगाया बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एनीवेयर, सो द वर्क डन बाय द गैस विल बी 0। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो अभी जो हमारा फार्मूला था ना वो हम लगा देते हैं, पी डी वी का इंटीग्रेशन, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बाकी कुछ होता होने दो, टेम्परेचर बदलता बदलने दो, प्रेशर बदलता बदलने दो। सो पी डी वी का इंटीग्रेशन, डी वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा अब देखो वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। अब ये तो आपको पता ही होगा आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। आइसोबारिक का मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, एक गैस है उसका हमें वॉल्यूम चेंज करना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, वॉल्यूम चेंज करना है, बढ़ाओ या कम करो, बस प्रेशर जो है ना वो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस, एक गैस है उसका प्रेशर P है और प्रेशर P रखते 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 हमने उसका वॉल्यूम V1 से चेंज करके V2 बना दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। पहले भी P है, बीच की किसी स्टेज में वो P बना रहता है, फाइनली वो प्रेशर P ही बना रहता है। सो इस प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? इट्स वेरी सिंपल, PdV का इंटीग्रेशन। अब देखो प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकल आता है, इसलिए हमने P को बाहर निकाल लिया। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर अंदर रहता तब फिर उतना आसान तो नहीं होता। प्रेशर बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया V। अब हम लिमिट यूज़ कर लेते हैं V1 से लेकर V2 तक। सो ये हो गया V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ऑर्डर उल्टा मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। So what is the work done in an isobaric process? This is P delta V, P delta V, P delta V। लेकिन डेल्टा V का मतलब याद रखना, ये हमेशा V2 माइनस V1 रहेगा, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। सो ये तो बहुत आसान था। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P डेल्टा V, फाइनल वॉल्यूम P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वैसे इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, PV2 माइनस PV1। अब PV2 क्या हो जाएगा, nRT2 और ये हो जाएगा nRT1। सो दिस इज nRT2 माइनस T1। इसी को आप बदल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनल स्टेट का टेम्परेचर T2, इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर T1। अच्छा, ये हमने बात करी वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ लेट अस सी वर्क डन work done in an isothermal process. So what is an isothermal process? ये आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा,
ये कांस्टेंट रहेगा, ये सब कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसको भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और वो ऐसे होगा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट है P इंटू वी वो उतना ही बना रहेगा। प्रेशर डबल तो वॉल्यूम आधा, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम तो बदलेगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक गैस है, इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम P1 V1, फाइनली प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो पहले टेम्परेचर T है, फाइनली T रहेगा, और बीच की किसी भी स्टेज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट द वैल्यू T, एट द वैल्यू T पर वो कांस्टेंट बना रहेगा। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो हमारा जो यूनिवर्सल फार्मूला है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, PdV का इंटीग्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट तो है नहीं तो बाहर तो निकलेगा नहीं, है ना। अच्छा, बाहर निकलेगा नहीं और इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी होगा नहीं। अगर ये VdV होता तब तो आप फट से लिख देते V²/2 इंटीग्रेशन, है ना। तो फिर देखो P का हम क्या करेंगे ना, हम P को गायब करेंगे, इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? PV = nRT। इससे हम P को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P को। तो P को हमने कन्वर्ट कर लिया, P को हमने कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो N कांस्टेंट है, बाहर आ गया, R कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और T भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए वो भी बाहर आ गया, है ना। तो इंटीग्रेशन है 1/V का, V के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, द लिमिट्स ऑफ द वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लिमिट्स रखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। सो इन दिस प्रोसेस वर्क डन हमको मिल रहा है nRT, 1/V का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln V, V1 से V2 तक, तो ये बन गया nRT ln V2/V1। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क होता है nRT ln V2/V1। T वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस प्रोसेस को किया गया है, जो कि शुरू में भी था, लास्ट में भी रहेगा, बीच की किसी भी स्टेज में रहेगा। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। इस बात का खास ख्याल रखना कि फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर है, इनिशियल यहाँ पर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। नहीं तो साइन में फिर वो लफड़ा हो जाएगा, उल्टा साइन आपको मिल जाएगा गड़बड़ कर दोगे तो। अच्छा, एक चीज़ ये समझो, हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, तब हम आपको ये बोले थे कि आगे चल करके आपको बताएंगे कि वर्क को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं वॉल्यूम बढ़ने के केस में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, बोले थे ना। तो देखो अब आपको समझ में आएगा, इससे भी समझ में आ जाएगा जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ये आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन ये होता है। इससे समझ लो, इससे समझ लो, चाहे किसी भी प्रोसेस से समझ लो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव ही होगा, प्रोसेस कैसा भी हो। तो देखो अगर वॉल्यूम गैस का बढ़ रहा है तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इस वजह से बोले थे वॉल्यूम अगर कम होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव होगा तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। देखो अगर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, सो दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन 1, लॉग ऑफ समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो V2 V1 से कम होगा, ये 1 से छोटा होगा, तो ये लॉग नेगेटिव होगा, तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो साइन कन्वेंशन आपको बताया था उसमें वॉल्यूम के बढ़ने पर, वॉल्यूम के कम होने पर वर्क पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव क्यों होता है, वो रीज़न आपको समझ में आ गया होगा इन फार्मूलों से, है ना। ओके, हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्क होता है nRT ln V2/V1। इसी को अगर आप कॉमन लॉग में बदलना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.303 n
RT ln V2/V1, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए P1V1 विल बी इक्वल टू P2V2। तो इससे हमको V2/V1 क्या मिल जाएगा, P1/P2। तो उसको अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, nRT ln V2/V1। ये आपको याद रखना है फार्मूला। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ द जनरल फार्मूला PdV का इंटीग्रेशन। अब बचता है एडियाबैटिक प्रोसेस। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो वर्क के हमने 3 स्पेशल केस आपको भी बताया, उससे जस्ट पहले हमें आपको बताना चाहिए था। अब आप देख लो, देखो वर्क डन एज द एरिया अंडर PV कर्व, वर्क डन एज द एरिया अंडर द PV कर्व। अगर हम किसी प्रोसेस को प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर दिखाएं, ये एक प्रोसेस है, इसका ग्राफ बनाए, ग्राफिकली दिखाया गया है। ग्राफ की जहाँ तक बात है ना, अभी आगे चल करके ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, आपको बताएंगे आगे चल करके आएगा। तो PV ग्राफ में एक प्रोसेस है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर में, वॉल्यूम में, उसको ग्राफिकली दिखाया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ के नीचे वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर V1 से लेकर V2 तक ये जो एरिया है, इस एरिया को बताओ कितना होगा ये एरिया। तो एरिया की कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखी होगी। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, P का इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में V1 से लेकर V2 तक, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन आप इसको यहाँ पर एरिया बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपने देख रखा है ना कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या चीज़ है, बताए थे ना अभी। तो ये तो असल में वर्क डन है, ये तो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय द गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द गैस किसके बराबर होता है, ये उस एरिया के बराबर होता है जो PV ग्राफ में आपको दिखाई देगा, PV ग्राफ के नीचे का, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर का। द वर्क डन बाय ए गैस is equal to the area between the PV curve representing the process, जो भी प्रोसेस उसका जो ग्राफ है, उस ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में V1 से लेकर V2 तक, ये जो एनक्लोज्ड एरिया होता है ना, यही एरिया वर्क के बराबर होता है। कभी अगर आपको कोई प्रोसेस ग्राफिकली दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि उस प्रोसेस में आपको वर्क फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस एरिया को फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लो, वही वर्क हो जाएगा। इस पर अभी हम आएंगे, एग्जांपल आपको इसके देंगे। तो ये आपको समझा दिया हम टॉपिक कि वर्क डन बाय ए गैस, ये असल में क्या होता है, एरिया के बराबर होता है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल आपको देते हैं हम, उससे पहले आप एक चीज़ ये देख लो, वर्क डन बाय ए गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी तक आपने 3 प्रोसेस देख रखे हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। उन तीनों केस में आपने देखा कि वर्क कितना होता है। अब आप ये देखो, व्हाट इज़ द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, सिंपल सी आप बात समझो, ऐसा प्रोसेस, वो कैसा उससे कोई मतलब नहीं, कैसा भी हो, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सिस्टम को, गैस को कोई भी हीट ना तो दी जाए ना उससे निकाली जाए। कोई सिस्टम है, कोई गैस है, उसको आप ना तो कोई हीट दो और ना उससे कुछ भी हीट आप निकालो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा Q अगर 0 हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हर एक प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है, हर एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक इक्वेशन होता है। आप सिर्फ एक इक्वेशन लिख दो, वो बता देता है कि ये प्रोसेस कैसा है। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो हम बाद में बताएंगे आपको अलग से, जब इक्वेशन पर हम आएंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्रोसेस पर। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लो कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है
एडियाबैटिक प्रोसेस का ये इक्वेशन होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला ये इक्वेशन होता है। ये जो हमने लिखा ना एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, इसी को मॉडिफाई करके हमको ये चीज़ मिलती है, मैनिपुलेट करके। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। इसका मतलब ये कैसे, वो बताएंगे आपको, आगे डेरिवेशन करके दिखाएंगे। सो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये उसको रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा आपको पता होना चाहिए, गामा होता है सी पी अपॉन सी वी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द गामा। ओके, सो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो ऐसे प्रोसेस में हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ए गैस। एक गैस है, इनिशियली प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, हमने इसमें चेंज किया फाइनली। अब ये जो चेंज हमने किया, ये कैसे किया है, तो ये चेंज हमने ऐसे किया है। ये चेंज हमने ऐसे किया है कि सिस्टम को ना तो हीट मिल सकी है ना उससे हीट निकाली गई है, ऐसे किया। बाकी आपको जो करना करो, आपको जो बदलना है बदलो, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस में सब बदल जाते हैं, ठीक है। सारे स्टेट वेरिएबल्स, तो ये तीनों बदल जाएंगे। और ये जो हमने प्रोसेस रन किया, ये इस इक्वेशन के हिसाब से किया है। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस, हमने गैस का वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज कर दिया एडियाबैटिकली। तो इस प्रोसेस में गैस ने कितना वर्क किया वो हमें फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, आपको बताए थे, हमारा तो यूनिवर्सल फार्मूला है PdV का इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक, इससे हमको मिलेगा वर्क। लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो बाहर तो आएगा नहीं इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे। अच्छा, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो P को हम लिख लेते हैं nRT अपॉन V। वो भी नहीं कर सकते हो, क्यों, nRT अपॉन V अगर आपने कर दिया तो N और R तो बाहर आ जाएगा, लेकिन T और V दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे, वो दोनों वेरिएबल है। फिर भी तो प्रॉब्लम फंसी रह गई ना, T रह गया, V सिर्फ रहता तब तो कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। PV की पावर गामा कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट कुछ होगा, मान लो कि ये कांस्टेंट है C, कोई कांस्टेंट है C, इसका मतलब P क्या बन गया, C इंटू V की पावर माइनस गामा। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो P1 हो जाएगा C V1 की पावर माइनस गामा, और अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो P2 हो जाएगा C इंटू V2 की पावर माइनस गामा। इसको अभी हम आगे चल करके यूज़ करेंगे। अब देखो P को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख दो, C V की पावर माइनस गामा dV V1 से लेकर V2 तक। अब देखो C तो कांस्टेंट है तो C बाहर आ गया, V की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन V के रेस्पेक्ट में ये आप कर सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन बनेगा माइनस गामा प्लस 1, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन। अच्छा, अब इसमें ज़रा लिमिट्स भी रख दो, V1 से लेकर V2 तक। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमको वर्क डन मिल रहा है डेल्टा W, दिस इज इक्वल टू C, ये जो V2 है ना, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2। सिमिलरली दिस इज C इंटू V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1, ठीक है, अपॉन माइनस गामा प्लस 1। उल्टा कर लो, ऊपर भी उल्टा कर दो, नीचे भी उल्टा कर दो, ये माइनस वहाँ पर ले जा करके फिट कर दो। सो दिस माइनस दिस, सो CV1 अपॉन गामा माइनस 1। हाँ, तो क्या हुआ, अब देखो ये क्या है, CV1 की पावर माइनस गामा, ये क्या चीज़ है P1, और CV2 की पावर माइनस गामा, CV2 की पावर माइनस गामा, ये है P2 एंड दिस इज P1। तो इसको हमने लिख दिया P1, बाकी ये अपनी जगह पर है, एंड दिस इज P2 और ये अपनी जगह पर है। अपॉन गामा माइनस 1।
सो दिस इज़ द वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अच्छा गड़बड़ मत करना, नीचे में गामा माइनस 1 है और ऊपर में ये पहले है और ये बाद में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, 1 1 पहले 2 2 बाद में है। अब P1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, nRT1, और P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, nRT2। सो T1 माइनस T2, राइट। सो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्क आपको इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वर्क आपको साइन के साथ मिलने वाला है, इसलिए ऑर्डर की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 पहले है 2 बाद में है, नीचे में गामा माइनस 1 है। तो ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन।